हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आज हम लोग पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ, है ना। लास्ट टाइम का लेक्चर अगर सही नहीं देखा तो आप उसको देख लेना। तो ये वाला जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज नोन एज पास्कल्स लॉ, है ना। अब ये इस लॉ के अंदर, पास्कल्स लॉ के अंदर हमको पास्कल ने बताया है कि द प्रेशर exerted by fluid, the pressure in an incompressible fluid, the pressure in an incompressible fluid is same everywhere if the effect of gravity is neglected। ये वाला पास्कल्स लॉ है। द प्रेशर इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज सेम एवरीवेयर if the effect of gravity is neglected। क्या मतलब हुआ इसका? ये सपोज आपके पास यहाँ पर कोई वेसल है ना, सपोज यू हैव गॉट अ वेसल लाइक दिस। अब यहाँ पर ये वेसल पे आप या वेसल के अंदर जो है आप कोई भी दूसरा एक ऑब्जेक्ट लगा दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने कोई क्यूब लगा दिया, कोई स्फीयर लगा दिया, कोई ट्रायंगल, कुछ भी आप कर लो, तो यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा ना, दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस fluid on this surface number 1, और यहाँ पर जो सरफेस नंबर 2 है, यहाँ पर जो सरफेस नंबर 3 है, दिस इज सरफेस नंबर 2, ये वाला सरफेस नंबर 3 और ये वाला सरफेस नंबर 4 है। तो आपको ये चारों चार प्रेशर जो है सेम होंगे। प्रेशर P1 is equal to P2 is equal to P3 is equal to we can say P4। हर तरफ से वो फ्लूइड सेम प्रेशर लगाएगा, प्रोवाइडेड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड, है ना। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। हाँ, अगर आप ग्रेविटी देखोगे तो ऑब्वियसली ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा। अगर आपने ग्रेविटी भी देख लिया तो आपको ये वाला प्रेशर इससे ज्यादा मिलेगा, ग्रेविटी का अगर इफेक्ट आपने देख लिया तो। लेकिन अगर आपको सिर्फ फ्लूइड का प्रेशर अब चाहिए, है ना, तो ये पास्कल्स लॉ है ना, इट ओनली टॉक्स अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, है ना। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि पास्कल्स लॉ ओनली टॉक्स अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ओनली, है ना बेटा। तो ये वाला जो है पास्कल जो है, इसका लॉ क्या कहता है कि यहाँ से लग रहा फ्लूइड, यहाँ से लग रहा फ्लूइड, यहाँ से लग रहा फ्लूइड और यहाँ से लग रहा फ्लूइड का प्रेशर, ये सभी डायरेक्शन से वहां पर सेम लगता है ना। तो यहाँ पर क्या है, द प्रेशर इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में कौन से आ गए? मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स, है ना। तो ज्यादातर लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के आगे, है ना। एयर या तो गैसेस को हम लोग कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड करते हैं। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर ज्यादातर हम लोग लिक्विड की ही बात करेंगे। देखिए, गैसेस जो है वो कॉम्प्रेसिबल है, तो यहां पर आप देखोगे द प्रेशर इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज सेम एवरीवेयर इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि प्रूव पास्कल्स लॉ, तो आप उसको कैसे प्रूव करेंगे? सो आपने ये वीडियो पोस्ट कर लिया और उसके बाद जो है आपने नोट भी बना ली। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ये करेंगे कि प्रूव पास्कल्स लॉ, है ना। तो हम लोग जो है पास्कल के लॉ को प्रूव करेंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, पास्कल के लॉ को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो सपोज आपके पास ये
कोई वेसल है, दिस इज योर वेसल, है ना। अब ये वेसल के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, है ना। सो ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, अब ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड जो है इट इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम में जो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है ना, उसी का मास एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं। तो सपोज वी आर टेकिंग अ मास एलिमेंट लाइक दिस एंगल इज वी कैन से थीटा, है ना। तो ये वाला हमारे पास एक मास एलिमेंट हो गया, ये वाला मास एलिमेंट हो गया। सो दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ, ओके। अब यहां पर देखिए, ये वाला हमारे पास लेट अस से ये वाला जो सरफेस है ना, इस सरफेस को हम लोग सरफेस नंबर 1 कहेंगे, ये वाले को सरफेस नंबर 2 कहेंगे और ये वाले को सरफेस नंबर 3 कहेंगे। एक बड़ा वाला थोड़ा सा डायग्राम बना दें हम लोग यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ये वाला हम लोगों ने फ्लूइड एलिमेंट ले लिया। अब फ्लूइड एलिमेंट जो है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, है ना। तो ये वाला आपके पास ए बी सी एंड डी और यहाँ पर आपके पास ई एफ, ये वाला सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2 एंड दिस इज वी कैन से सरफेस नंबर 2। अब यहाँ पर फ्लूइड जो है इस पे फोर्स लगाएगा, लेट अस से F1, यहाँ पर जो फोर्स लगाएगा इट विल बी F2 और यहाँ पर जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी F3। क्या मतलब हुआ, फ्लूइड इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी F1, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाएगा फ्लूइड दैट विल बी F2 और इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी वी कैन से F3, ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, सो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू वी कैन से थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा। कोई बोलेगा प्रूव करके बता दो, तो चलिए उसको प्रूव करके बता देते हैं। तो अब हमारे पास ये वाला एंगल जो है आपके पास थीटा है ना। तो ये वाला जो है आपके पास यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लग रहा है और यहाँ से ये वाला एंगल जो है आपको थीटा प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे, तो बहुत सिंपल है। देखिए बेटा, मैं आपको ऐसे प्रूव करके बता दूं, थोड़ा सा बड़ा वाला, ताकि फिर आपको जो है आसानी रहे। ये वाला जो है आपके पास एंगल जो है थीटा रहता है। अब यहाँ से यहाँ तक ये वाला आपके पास एंगल रहा, अब यहाँ से ये वाला एंगल रहा, तो यहाँ ये वाला एंगल आपके पास 90 बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बन गया, है ना। तो ये वाला एंगल भी कितना बन गया आपके पास 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल देखिए, यहाँ से थीटा ये 90 माइनस थीटा ये 90, अब ये 90, तो बताइए ये कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा ना। समझ में आया बेटा, ये वाला भी आपके पास थीटा ही होगा, मतलब ये थीटा 90 माइनस थीटा और ये वाले अल्टरनेट एंगल्स ये दोनों सेम होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 90, यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा बन गया। सो हमारे पास ये वाला एंगल जो है आपके पास थीटा बन गया, ठीक है ना। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सपोज यहाँ पर ये वाला आपके पास फ्लूइड एलिमेंट है ना, ये वाला फ्लूइड एलिमेंट है, यहाँ पर आपके पास ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 होगा और ये वाला सरफेस एरिया, या आप सरफेस एरिया भी मान लो, ये वाला सरफेस एरिया A1 होगा, ये वाला सरफेस एरिया A2 होगा और ये वाला सरफेस एरिया A3 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा लिखेंगे ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस सरफेस एरिया A2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हो, नॉट ओनली साइन बट सरफेस एरिया आल्सो, एंड cos थीटा इज इक्वल टू वी कैन से A3 बाय A1। ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगेन आई रिपीट, देखिए क्या होगा, ये आपके पास ये वाला पूरा के पूरा जो है प्रिज्म जैसा आपके पास कोई फ्लूइड एलिमेंट है, तो ये वाला सरफेस एरिया A1, ये वाला A2, ये वाला A3, तो sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट सरफेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सरफेस और ये वाला एडजेसेंट सरफेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
सरफेस। ये वाला हम लोग इसको आगे इसको यूज करेंगे। चलिए, अब मैंने आपको जैसे बता दिया, ये वाला सरफेस एरिया आपके पास A1 है, ये वाला सरफेस एरिया आपके पास A2 है, और ये वाला सरफेस एरिया आपके पास A3 है। ओके, सो यहाँ आप लिखोगे कि इन अ वेसल the fluid is taken, and the fluid is in equilibrium, है ना। ये कोई फ्लूइड एलिमेंट, द फ्लूइड यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, कुछ फ्लूइड ही जो है वो शांत है, उसके ऊपर कोई मोशन उसका नहीं हो रहा, मतलब द fluid is relatively, we can say, it is not moving. So if we take a mass element, of fluid itself, कौन सा मास एलिमेंट लेंगे? A, B, C, D, E, F, है ना। If we take a mass element of fluid A, B, C, D, E, F, है ना। तो in a vessel the fluid is taken, the fluid is in equilibrium if we take a mass element of fluid A, B, C, D, E, F, है ना। तो ये वाला हम लोग जो है क्या लेंगे, उसको मास एलिमेंट ले लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि we will call it this is surface 1, this is surface 2, this is surface 3. So यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि the force on surface number 1 is F1, है ना। तो we can say the pressure on surface number 1 is equal to F1 upon A1. Let us say it is P1, है ना। ये वाला हमारे पास हो गया P1। फिर हम लोग देखेंगे the force on surface 2 is F2, and the pressure on surface 2 is equal to, we can say, 8, नहीं, is F2 upon A2, let us say it is P2, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स अपॉन ये वाला जो A2 होगा, ये दोनों का डिवीजन हमको कितना मिल जाएगा आपके पास, P2। ओके, सो क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर, in a vessel a fluid is taken, the fluid is in equilibrium. So if we take a mass element of fluid A, B, C, D, E, F, है ना, तो the force on surface 1 is F1 and the pressure on surface 1 is equal to F1 divided by A1. Then the force on surface 2 is F2 and the pressure on the surface 2 is, we can say, P2. Okay, चलिए, अब हमारे पास ये वाला आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको कि यहाँ पर the force on surface 3 is equal to F3 and the pressure on surface 3 is, we can say, A3, है ना। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, यहाँ पर pressure on the surface 3 is F3 divided by A3. F3 divided by A3 is equal to how much it is going to be? We can say it is going to be, we can say, P3. तो आप जो है इतनी नोट बनाइए, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये वाला आपके पास इतना हो गया। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको दिख रहा है सही तरीके से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये फोर्स F1 है ना, ये फोर्स F1 है। F1 के दो कंपोनेंट गिरेंगे। कौन से कंपोनेंट गिरेंगे? पहला वाला कंपोनेंट तो ये गिरेगा और ये वाला गिरेगा F1 cos थीटा, होगा ना, थीटा के बाजू वाला। तो ये वाला फोर्स जो उस पे फ्लूइड पे लगा रहा है उसका गिरेगा F1 cos थीटा, और यहाँ पर ये दूसरा कंपोनेंट गिरेगा, दैट इज गोइंग टू बी, वी कैन से, F1 sin थीटा, ठीक है ना। तो ये F1 के दो कंपोनेंट हम लोगों ने गिरा दिए, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक के डायरेक्शन में, है ना। तो F1 will have two components,
F1 will have two components. नंबर 1 कौन सा होगा बेटा आपके पास F1 cos थीटा और दूसरा कौन सा होगा F1 sin थीटा। ये दो कंपोनेंट हमारे पास ये F1 के गिरेंगे। अब देखिए ये वाला फ्लूइड एलिमेंट उसी फ्लूइड के अंदर का है एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम। सो यहां पर अगर हम लोग लिखेंगे कि द मास एलिमेंट ऑफ द फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम, या तो हम लोग लिखेंगे मास एलिमेंट इज इन इक्विलिब्रियम। चलिए अगर ये इक्विलिब्रियम में हुआ फॉर एग्जांपल, तो ये वाला जो फोर्स है ना F1 sin थीटा will be balancing this F2 और F1 cos थीटा will be balancing F1। तो F1 cos थीटा इसका वैल्यू क्या होगा आपके पास F1 cos थीटा which is in downward direction must be equal to F2 होगा ना। देखिए यहाँ पर ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को अगर ये F2 ने बैलेंस नहीं किया तो ये मास एलिमेंट नीचे की तरफ मोशन करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि पूरा के पूरा फ्लूइड जो है शांत है, पूरा के पूरा फ्लूइड के अंदर न कोई मोशन हो रही है ऊपर नीचे, पूरा जो है फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूइड है इट इज नॉट इन मोशन, मतलब ये फ्लूइड एलिमेंट मोशन में नहीं है। तो दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस वन F1 एंड वी कैन से यहाँ पर F1 sin थीटा is also equal to no ये वाला F3 है, F3 सही यू आर राइट बेटा। F1 cos थीटा is equal to F3 और F1 sin थीटा is equal to we can say F2। ओके सो F1 cos थीटा is equal to we can say F3 and F1 sin थीटा is equal to we can say F2। चलिए इसकी नोट बनाइए, इसको वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे ना। अब देखिए हम लोग इसकी बात करेंगे कि प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स F1 cos थीटा। सो प्रेशर ड्यू टू F1 cos थीटा इज इक्वल टू, चलिए अब ये वाला अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एरिया सपोज A1 है ना, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा दिस वन विल बी इक्वल टू A1 cos थीटा, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये वाला हो जाएगा A1 sin थीटा। अभी आपको बताया ना बेटा, मैं कैसे बता दूं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं cos थीटा ले लूं तो cos थीटा इज इक्वल टू दिस एरिया, लेट अस से ये वाला एरिया x है ना, तो x अपॉन हाइपोटेन्यूस है ना A1, सो A1 cos थीटा इज इक्वल टू x, मतलब ये क्या हो गया आपके पास हो गया cos थीटा इज इक्वल टू ये वाला, सॉरी ये तो sin थीटा हो जाएगा। तो चलिए ये वाला अगर आपके पास x, तो cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय A1, देयरफॉर आपके पास कितना हो जाएगा ये वाला एरिया x है ना, तो A1 cos थीटा इज इक्वल टू वी कैन से x, तो ये वाला हो गया आपके पास A1 cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा देखिए sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन A1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास ये वाला हो जाएगा A1 sin थीटा, सो दिस एरिया विल बी इक्वल टू वी कैन से A1 sin थीटा, ऐसा हो गया। चलिए अब हम लोग जो है बात करेंगे प्रेशर ड्यू टू F1 cos थीटा, तो प्रेशर ड्यू टू F1 cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा F1 cos थीटा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एरिया, तो ये वाला जो है यहाँ पर अगर आपके पास ये वाला आपके पास होगा फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला फोर्स होगा, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा हो जाएगा ये वाला, सो वी कैन से A1 cos थीटा है ना, बट F1 cos थीटा अभी हम लोगों ने अज्यूम किया था। देखिए ये वाला कितना हो गया F1 अपॉन A1 है ना, ये वाला हो गया ना F1 अपॉन A1, cos थीटा कैंसिल हो गया,
So it is equal to, we can say P1. But we know that F1 cos theta upon A1 cos theta is equal to F1 cos theta का क्या वैल्यू था हमारे पास, याद है आपको, F1 cos theta किसको बैलेंस कर रहा था, F3 को. So this will be equal to F1 cos theta will be equal to F3, हम लोगों ने पहले प्रूव किया था. और A1 cos theta, ये cos theta का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, A3 है ना. So this F1 cos theta upon A1 cos theta can also be written here as F3 upon A3. So it is equal to, we can say P3. So what we have proven कि यहाँ पर P1 is equal to P3. We have proven like this, है ना. क्या कर दिया हम लोगों ने, इससे जो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो प्रेशर में तो पहले ही मैंने आपको बताया था, इट इज अ फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया. तो ये वाला फोर्स जो F1 cos थीटा लग रहा है ना, तो ये वाला अगर आपके पास सरफेस है, तो इस सरफेस का आप परपेंडिकुलर बार ले लोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू, वी कैन से A1 cos थीटा. सो इट इज गोइंग टू बी P1. बट F1 cos थीटा अपॉन A1 cos थीटा इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय A3. सो इट इज इक्वल टू, वी कैन से P3. नाउ वी कैन से हियर दैट प्रेशर ड्यू टू F1 pressure due to, we can say a ये वाला F1 sin theta. So pressure due to F1 sin theta is equal to, ये वाला हो गया F1 sin theta, ये वाला हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, A1 sin theta. So it comes out to be P1. ये दोनों तो कैंसिल हो गया, but F1 sin theta हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे, but F1 sin theta is balanced by F2 and A1 cos theta is having the value of A2, है ना. तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास, now F1 sin theta upon A1 sin theta is equal to, we can say F2 divided by A2, which comes out to be, we can say P2. So what we have proven, P1 is equal to P2, है ना. ये हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, P1 is equal to, we can say P2. ओके, so इसकी नोट बनाइए, इसकी नोट बनाइए. ओके, तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, we have proven that P1 is equal to P3 and P1 is equal to P2. So can we write like this, P1 is equal to P2 is equal to P3. So hence we have proven the Pascal's law, that is we can say P1 is equal to P2 is equal to, we can say P3. हम लोगों ने पास्कल का लॉ क्या कर दिया, प्रूव कर दिया. ओके, सो राइट इट डाउन, इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे. ओके, अब एक और चीज मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं. देखिए, जैसे आपके पास कोई लिक्विड कॉलम है या कोई फ्लूइड कॉलम है, यहां पर ये फ्लूइड कॉलम, तो ये फ्लूइड कॉलम की हाइट अगर h है ना, ये फ्लूइड कॉलम की हाइट अगर h है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कोई भी हो सकता है ना. लेकिन यहाँ ये वाले फ्लूइड कॉलम की जो आपके पास वेट है, उस वेट से यहाँ पर जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर इज इक्वल टू, वी कैन से h rho g. यहाँ पर प्रेशर जो होगा इस कॉलम की वजह से, दैट इज गोइंग टू बी h rho g. h is the height of that column, rho is density of the fluid of which the column is made up of, and g is gravitational acceleration, which you know the value of acceleration is 9. We can say 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. तो ये वाला जो है हमारे पास एक हो गया. चलिए, अगर आपके पास ये YouTube है, फॉर एग्जांपल एक और चीज हम लोग प्रूव करेंगे. सपोज यू हैव गॉट अ YouTube लाइक दिस, है ना. तो ये वाली आपके पास YouTube है ना. तो सपोज दिस इज गोइंग टू बी योर YouTube, और ये YouTube के अंदर जो है आपने एक लिक्विड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको जो है इसके अंदर एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन में इसका काम आ जाएगा. अब यहाँ पर देखिए,
यहां पर आपने एक लिक्विड भर दिया है ना, या एक फ्लूइड भर दिया है जिसकी डेंसिटी आपके पास ρ1 है। यहां पर आपके पास दूसरा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी आपके पास ρ2 है, और यहां पर आपके पास यही फ्लूइड यहां पर भी है, मतलब दिस फ्लूइड इज हियर आल्सो हैविंग डेंसिटी आपके पास ρ1 है ना। अब यहां पर जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके पास x है, एंड दिस डिस्टेंस इज सपोज h, ये वाला आपके पास डिस्टेंस आपके पास h है ना। और अगर यहां पर प्रेशर P1 एट दिस पॉइंट और यहां पर प्रेशर P2 है, सो दे आर आस्किंग अस टू फाइंड P1 minus P2. P1 minus P2 is equal to what if ρ1 is greater than ρ2. इसकी डेंसिटी आपके पास ज्यादा है। सपोज ये वाला मर्क्यूरी है, फॉर एग्जांपल दिस लिक्विड इज मर्क्यूरी है ना, और ये वाला आपके पास वाटर है ना। तो P1 minus P2 ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक चीज वापस याद दिला दें। चलिए हम लोग एक चीज वापस याद कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने पास्कल के लॉ में क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पास्कल के लॉ में पढ़ा कि यहाँ पर जो सपोज ये लिक्विड भरा हुआ है ना, दिस ट्यूब में इस लिक्विड भरा हुआ है जिससे वाटर भरा हुआ है ना। तो पास्कल के लॉ का दूसरा मतलब क्या है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज सेम एवरीवेयर। क्या मतलब हुआ इसका, मैं आपको दूसरा मतलब मैं समझा। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास हम लोगों ने वो जो फ्लूइड एलिमेंट लिया था ना, दैट वाज वेरी वेरी स्मॉल है ना, बहुत छोटा था। इसका मतलब क्या हुआ, पास्कल के लॉ का दूसरा मतलब क्या हुआ, यहां पर प्रेशर P1 है ना, और यहां पर प्रेशर P2 है, और यहां पर प्रेशर P3 है। सो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, ठीक है। अब यहां पर अगर आपने हाइट बढ़ा दी तो यहां पर ये प्रेशर P1 डैश हो जाएगा, ये प्रेशर P2 डैश हो जाएगा, और ये प्रेशर आपके पास P3 डैश हो जाएगा। अब वो वाला देखिए, ये P1 डैश और P1 ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये दोनों डिफरेंट होंगे। P1 is not equal to P1 dash, P2 is not equal to P2 dash, and P3 is not equal to P3 dash। ये वाले प्रेशर में फर्क होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने वहां पर बहुत छोटा मास एलिमेंट ले लिया था, तो यहाँ से प्रेशर जो लग रहा था, यहाँ से प्रेशर और यहाँ से प्रेशर, ये तीन सेम लग रहा था। अगर हम लोगों ने ग्रेविटी की इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया तो दिस मास एलिमेंट वाज वेरी वेरी स्मॉल। अब यहाँ पर P1 डैश जो होगा, दैट P1 डैश इज इक्वल टू P2 डैश इज इक्वल टू P3 डैश, ये तो होगा, मतलब ये सेम लाइन पे प्रेशर सेम होगा, बट P1 इज नॉट इक्वल टू P1 डैश, ये दोनों सेम नहीं होगा। P2 इज नॉट इक्वल टू P2 डैश, ये दोनों भी सेम नहीं होगा, एंड P3 इज नॉट इक्वल टू वी कैन से P3 डैश, है ना। ये बड़े वाले डिस्टेंसेस पे हम लोग पास्कल्स का लॉ ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ पर P1 है तो यहाँ पर भी P1 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर छोटा सा मास एलिमेंट है ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये तीनों में आपके पास सेम होगा, यहाँ पर और यहाँ पर ये तीनों में आपके पास सेम होगा। अब ऐसे यहाँ पर भी आप मास एलिमेंट ले लो, तो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ये वाला जो है आपके पास प्रेशर जो है सेम होगा, ठीक है। सो हियर वी कैन से दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द P1 is equal to P2, है ना। अब पास्कल्स लॉ अगर दूसरे तरीके से हम लोग देखने जाए ना, तो पास्कल्स लॉ सेज दैट प्रेशर इज सेम at the same height from the baseline, है ना। बेसलाइन अगर आप देख लो ना, जैसे आपने यहाँ पर बेसलाइन लगा लीजिएगा, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा ना उतनी हाइट पे यहाँ पर भी प्रेशर होगा। सो लेट अस से दिस इज आवर पॉइंट नंबर A and this is our point number B. They are at the same height from the bottom line. ये वाली आपके पास बॉटम लाइन होगी
या बेस लाइन होगी, दिस इज गोइंग टू बी योर बेस लाइन। अब हमको ये वाला उन लोगों ने पूछा है ना, यहाँ पर डेंसिटी जो है ρ1 है, यहाँ पर डेंसिटी जो है ρ1 है, ये वाली आपके पास वाटर है। सो वी कैन से हियर हमको P1 माइनस P2 पूछा है। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ हम लोगों ने उसके एक एप्लीकेशन देखा है। यहाँ पर A पे जो प्रेशर होगा ना, वही प्रेशर आपके पास B पर ही होगा, है ना, A पर है और B पर है। अच्छा, A पर जो प्रेशर है वो कितना होगा, A पर प्रेशर, तो दिस P1 प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस कॉलम, ये वाला A पर प्रेशर कितना होगा, इट इज P1 प्लस वी कैन से ये इसकी हाइट कितनी है x प्लस h, सो x प्लस h ρ1 इंटू g होगा ये वाला प्रेशर। बहुत सिंपल है लिखना। यहाँ पर आपके पास इसकी डेंसिटी आपके पास ρ1 है, तो ये वाला P1 प्लस x प्लस h ρ1 g। अब PV पर कितना प्रेशर है, तो यहाँ पर जो है दो तरह के आपको लिक्विड दिखाई देंगे, एक जिसकी डेंसिटी ρ1 है और दूसरा जिसकी डेंसिटी ρ2 है। तो यहाँ पर आपके पास प्रेशर होगा P2 प्लस ये वाला कॉलम इट इज x ρ1 g प्लस ये वाला आपके पास हो जाएगा h ρ2 g, है ना, इट इज गोइंग टू बी वी कैन से h ρ2 g। तो ये वाला P1 प्लस x ρ1 g प्लस h ρ1 g और यहाँ पर P2 प्लस x ρ1 g प्लस h ρ2 g। तो x ρ1 g will get cancelled, तो यहाँ पर P1 माइनस P2 क्या आ जाएगा, इट इज h ρ2 g माइनस h ρ1 g। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, अगर आप जो है यहाँ से hg को कॉमन निकाले तो ये वाला कितना आ जाएगा, ρ2 माइनस ρ1। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू वी कैन से hg इंटू ρ2 माइनस ρ1। ये वाला पास्कल की लॉ का एप्लीकेशन है ना। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ PA इज इक्वल टू PV, ये वाला P1 प्लस x प्लस h, ये वाली हाइट हो गई ρ1 इंटू g। इस तरह से आप लोग जो है क्या कर सकते हो बेटा, उसका P1 माइनस P2 ये वाला ढूंढ सकते हो। यस, इट इज वेरी क्लियर। अब देखिए हम लोग जो है फ्लूइड मैकेनिक्स पे जाएंगे, सॉरी फ्लूइड डायनेमिक्स पे जाएंगे, है ना। तो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ेंगे। अच्छा, उसके पहले मैं आपको टाइप ऑफ फ्लो पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वो है आर्किमिडीज लॉ। आर्किमिडीज ने क्या बताया, देखिए, तो यहां पर आर्किमिडीज ने ये ऐसा बताया कि सपोज दिस इज अ फ्लूइड, है ना, ये फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पार्शियली या फुली इमर्स करते हैं, तो इफ द ऑब्जेक्ट इज पार्शियल और fully immersed, then the fluid applies or exerts, the fluid exerts, and if the object is partially or fully immersed, then the fluid exerts buoyant force, उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। तो इट अप्लाइज बायंट फोर्स एंड दिस बायंट फोर्स, ये वाला उसको ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं बायंट फोर्स। एंड दैट बायंट फोर्स इज इक्वल एक्सर्ट्स बायंट फोर्स एंड आगे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एंड दैट बायंट फोर्स is equal to the weight of the fluid displaced, is equal to the weight of fluid displaced,
देखिए ये आर्किमिडीज का लॉ है। आर्किमिडीज जो है, इफ द ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, देन द फ्लूइड एक्सर्ट्स बायंड फोर्स। ये कितना ऊपर की डायरेक्शन में उसको बायंड फोर्स लगाएगा, वो उसको उछाल देगा, एंड दैट बायंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये ऑब्जेक्ट जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा ना, उस फ्लूइड के वेट जितना उसको बायंड फोर्स लगेगा, है ना। मतलब यहाँ पर Fb इज इक्वल, ये बायंड फोर्स कितना लगेगा, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू वी कैन से G, ये वाला हो गया। बायंड फोर्स कितना लगेगा, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो ये वाला कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है ना। और यहाँ पर ये वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, या तो ये वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जी। अब देखिए ये वॉल्यूम जो है ना, ये वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेस। सो बायंड फोर्स कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला रो एफ वी जी, है ना। रो एफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर कोई बोलेगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं लिखना, तो वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू वी कैन से जी। ये वाला हमारे पास बायंड फोर्स आ गया। कोई बोलेगा इसके एग्जांपल दो, तो हम लोग जो है उसके एग्जांपल भी देंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे उसको बढ़ाएंगे। चलिए, इसको ज्यादा समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके पास ये फुल्ली, ये वाला जो है, ये वेसल इट इज फुल्ली फिल्ड विद द लिक्विड, है ना। ये फ्लूइड से पूरा का पूरा भरा हुआ है। अच्छा, ये फ्लूइड से पूरा भरा, हम लोग आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपने एक स्टैंड लगा दिया, यहाँ पर आपने दूसरा एक स्टैंड लगा के फिर उसके ऊपर जो है आपने इस वेसल को, इट इज फुल्ली फिल्ड। अब यहाँ पर आप एक स्फीयर को इसके अंदर डालते हैं। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इमर्सिंग अ स्फीयर ऑफ आयरन, है ना। ये आयरन के स्फीयर को इसमें डालते हैं, तो ये आयरन का स्फीयर यहाँ से यहाँ डूब जाएगा। अब जब वो फुल्ली इमर्स हो गया, तो यहाँ से लिक्विड यहाँ पर गिरेगा, है ना। यहाँ से ये वाला लिक्विड जो है आपको यहाँ पर गिरेगा। ये वाला लिक्विड जो है, मतलब जो गिर गया यहाँ पर, इसका वेट कर, इसका क्या करना, वेट, और मास नहीं बेटा, मास नहीं, इसका वेट कर लो, है ना। तो ये वाला इसका वेट कर लो, तो इसका वेट का जो आपको आएगा, जैसे 100 न्यूटन आ गया, है ना, तो 100 न्यूटन जितना ये इस पे बायंड फोर्स लगेगा, इस पे ये वाले स्फीयर पे बायंड फोर्स 100 न्यूटन, अगर इसका वेट आ गया तो 100 न्यूटन जो है इसका बायंड फोर्स लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लिक्विड है ना, और आपने एक छोटी सी नेल ले ली, है ना, हीलिंग, व्हाट इज दिस, नेल, है ना। तो अब ये क्या करेगी, नेल अपने वॉल्यूम जितना, नेल अपने वॉल्यूम जितना जो है लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। दिस नेल इज गोइंग टू डिस्प्लेस द वॉल्यूम ऑफ दैट इज फ्लूइड ऑफ द वॉल्यूम लाइक दिस, इतने इतना जो है फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी। अब ये फ्लूइड का जितना वेट होगा ना, उतना इसको बाइंड फोर्स लगेगा। अब जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाला, क्योंकि ये जो आपके पास ये जो आपके पास ये जो नेल है ना, वो थोड़ा सा ही फ्लूइड डिस्प्लेस करती है और थोड़े से फ्लूइड का वेट कम होता है, इस वजह से इसको बाइंड फोर्स कम लगता है। लेकिन सपोज ये वाला आपके पास पूरा ओशन है, क्या है ये ओशन है ना। अब ये ओशन के अंदर आपने एक शिप को रख दिया, बहुत बड़ी शिप है ना, व्हाट इज दिस, बहुत बड़ी शिप है। अब ये शिप जो है इतनी डूब जाएगी पानी में, अब इतनी डूब जाएगी तो वो कितना वाटर को डिस्प्लेस करेगी, अप्रोक्सीमेटली हम लोग मिड साइज की शिप की बात करते हैं, तो ये वाली जो शिप है ना, इट डिस्प्लेसेस दैट इज मिड साइज शिप approximately, again I repeat, not exactly but approximately displaces
the water of the water equivalent to displaces volume of water equivalent to free swimming pools है ना। अब 3 स्विमिंग पूल, हम लोग अप्रोक्सीमेट बात करें बेटा, एग्जैक्ट नहीं। तो अगर 3 स्विमिंग पूल का उसने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, अब 3 स्विमिंग पूल के वाटर का वेट कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो उतना ही बाइंड फोर्स शिप को जो है ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, उतना ही बाइंड फोर्स जो है शिप को ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। कोई आपको पूछे कि भाई नेल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ आयरन एंड शिप इज ऑल्सो मेड अप ऑफ आयरन, नेल तो डूब जाती है, इतनी बड़ी शिप इतनी हैवी होती है, फिर भी क्यों नहीं डूबती? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि वो शिप जो है उसकी डिजाइन ऐसे की जाती है कि वो इतना जो है वाटर को डिस्प्लेस करे कि उससे जो बाइंड फोर्स लगता है इट इज इक्विवेलेंट टू द वाटर ऑफ द 3 स्विमिंग पूल्स अप्रोक्सीमेटली। अब इतना सारा बाइंड फोर्स उसको अपर डायरेक्शन में लगेगा तो शिप जो है नहीं डूबेगी। तो हम लोगों ने क्या करा, आर्किमिडीज जो है, पता है इसने जब आर्किमिडीज ने ये जब ढूंढा था तो यूरेका करके दौड़ा था, वो बाथरूम में से सीधा ही दौड़ा था। उसको कहा था एक किंग ने कि आपके पास वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल उसको जो थ्रोन्स दे दिए, है ना, वो राजा के जो मुकुट आते हैं ना, वो थ्रोन्स दे दिए और उसको कहा एक सोने का है और एक जो है दूसरे मेटल का है, आप बिना इसको देखे, मतलब बिना इसको तोड़े या बिना इसको नुकसान किए आप तय करो कि कौन सा वाला जो है सोने का है और कौन सा वाला जो है वो नकली है। तो उसने यही किया। उसने क्या किया, तो जैसा मैं बता रहा था, फोन आ गया था बीच में, तो जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसके पास उसने क्या कर दिया, उसके पास 2 थ्रोन्स थे, ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला था। दिस 2 थ्रोन्स वर आइडेंटिकल। उसको पहचानना था कौन सा वाला गोल्ड का है और कौन सा वाला जो है नकली था। अब उसको इसको तोड़ना भी नहीं था, है ना, बिना तोड़े इसको पहचानना था कि दोनों में से कौन सा जो है। बहुत सोचा आर्किमिडीज ने, और उसके बाद जो है मतलब ये वाला जो है उसने क्या कर दिया, उसको ये जो अभी जो लॉ बताया ना वो उसके दिमाग में आया और उसने क्या कर दिया कि यहाँ पर 2 ग्लास वेसल्स ले लिए और दोनों में ये थ्रोन जो है उसने डाल दिए और बहुत ध्यान से उसने ऑब्जर्वेशन किया कि जो गोल्ड था ना उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, है ना। डेंसिटी ज्यादा थी का मतलब क्या था, वो डेंसिटी के अंदर वॉल्यूम कम था, उसका वॉल्यूम जो है कम था, और जो नकली वाला था ना उसकी डेंसिटी जो है वो कम थी, है ना, और उसका वॉल्यूम जो है ज्यादा था। मतलब डेंसिटी कम का मतलब सिंपली ये हुआ ना बेटा, इफ डेंसिटी इज लो देन मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज हाई, इफ डेंसिटी इज हाई देन वी कैन से वॉल्यूम इज हाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है डेंसिटी हाई थी, डेंसिटी आपके पास हाई थी, है ना, तो वॉल्यूम क्या था, कम था। वॉल्यूम अगर कम था तो उसको बाइंड फोर्स कम लगा, क्योंकि उसने कम वॉल्यूम डिस्प्लेस किया तो उसको बाइंड फोर्स कम लगा। बाइंड फोर्स अपर डायरेक्शन में कम लगा तो वो बहुत तेजी से नीचे आया, है ना। और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा था किसी और नकली मटेरियल का, तो उसका वॉल्यूम जो है ज्यादा था, तो यहाँ पर उसको बाइंड फोर्स जो है ज्यादा लगा, और यहाँ पर जो है उसको ये कंपैरेटिवली उचित मतलब कम स्पीड से जो है नीचे आया। तो ये ज्यादा स्पीड से नीचे आ गया, ये कम स्पीड से नीचे आया। ये दोनों का बहुत ऑब्जर्वेशन करके उसने बता दिया कि ये वाला जो है इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड अदर वन इज नॉट मेड अप ऑफ गोल्ड। ये वाला जो है आर्किमिडीज ने, और पता है आपको यूरेका करके वो बाहर मांगा था, है ना। तो
अब जो है हम लोग बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स की, ठीक है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग टाइप ऑफ फ्लो गिनेंगे। तो फ्लूइड डायनेमिक्स जो है इसके अंदर टाइप ऑफ फ्लोस ऑफ फ्लूइड है ना। अब टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कैसा होगा, तो सबसे पहले जो है आपके पास जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है दैट फ्लूइड इज वी कैन से स्टेडी फ्लो, पहला वाला होगा, उसको हम लोग कहेंगे स्टेडी फ्लो। क्या मतलब होता है हम लोग देखते हैं। दूसरा है अनस्टेडी फ्लो, दूसरा है अनस्टेडी फ्लो, और आपके पास जो तीसरा है टर्बुलेंट फ्लो, एंड द फोर्थ वन, चौथा जो है वो है आपके पास इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, और पांचवा जो है वो है आपके पास रोटेशनल फ्लो। फिर जो सिक्स्थ है वो है आपके पास जो है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, फिर कॉम्प्रेसिबल फ्लो, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, फिर उसके बाद जो है आपके पास है कॉम्प्रेसिबल फ्लो, कॉम्प्रेसिबल फ्लो, फिर उसके बाद जो है विस्कस फ्लो, और फिर उसके बाद है नॉन विस्कस फ्लो, और फिर उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपके पास ये वाला स्टेडी फ्लो का एक टाइप है, इसी का टाइप है, उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो, इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो, है ना। तो इतने टाइप है। कौन से टाइप है? स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, कॉम्प्रेसिबल फ्लो, विस्कस फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।